आज हम पढ़ेंगे प्राकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में। प्राकल्पना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो अर्थात बिलो का अर्थ है नीचे तथा थीसिस अर्थात थ्योरी का अर्थ है विचार या सिद्धांत। हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ हुआ बिलो थ्योरी या सिद्धांत के नीचे अर्थात सिद्धांत का पूर्व कथन। इसकी हिंदी रूपांतरण प्राकल्पना का भी यही अर्थ है। प्रा का अर्थ है पूर्व तथा कल्पना से यहाँ तात्पर्य है विचार अथवा सिद्धांत। प्राकल्पना का पूर्ण अर्थ हुआ पूर्व विचार अथवा पूर्व सिद्धांत। प्राकल्पना का शाब्दिक अर्थ हुआ एक ऐसा विचार अथवा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है तथा उसकी जांच करता है तथा अध्ययन के निष्कर्ष में प्राकल्पना को सत्य सिद्ध होने पर एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है, असत्य सिद्धांत होने पर त्याग देता है। इस प्रकार से प्राकल्पना एक कच्चा सिद्धांत है जिसे अनुसंधान में परीक्षण के लिए रखा जाता है। वैज्ञानिकों ने प्राकल्पना की अनेक परिभाषाएं दी हैं। पीएच मान के अनुसार प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। ऐसे ही बोगार्ड्स के अनुसार प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना है। गुडेमहार्ट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। प्राकल्पना की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं और अनेक समाजशास्त्रियों ने प्राकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्राकल्पना एक ब्लैंक चेक है जिसके अंदर जिसका मूल्य भरना बाकी है। अब आती हैं प्राकल्पना की विशेषताएं। पहला है स्पष्टता। हम जब कोई भी उपकल्पना या प्राकल्पना बनाते हैं तो वो स्पष्ट होनी चाहिए। हमें पहले उसके शब्दों की जांच कर लेनी चाहिए। प्राकल्पना में जो भी परिभाषाएं, जो शब्द यूज हो रहे हैं, जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, उनके बारे में हमें अपने अलग से फुटनोट डाल देने चाहिए। इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है आनुभविक संदर्भ। आनुभविक संदर्भ में हम बात करते हैं प्राकल्पना आदर्शों को स्पष्ट करने वाली होगी तो उसकी सत्यता की परीक्षा करना संभव नहीं होगा। प्राकल्पना ऐसे तथ्य, कारकों तथा चरों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज अथवा अध्ययन के क्षेत्र में जाकर एकत्र किए जा सकें तथा उनकी प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच की जा सके। इसकी थर्ड विशेषता आती है विशिष्टता। प्राकल्पना के अंदर विशिष्टता होनी चाहिए। जो भी क्रियाएं और अनुमान वह इंगित करती है वे स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए। प्राकल्पना बहुत वृहत तथा विस्तृत नहीं होनी चाहिए। अगर प्राकल्पना अपने में सामान्य होगी, अनेक कारकों तथा चरों से संबंधित होगी तो वैज्ञानिक ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट आता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। प्राकल्पना एक प्रस्थापना होती है जो तथ्यों पर परस्पर कारण प्रभाव संबंध बताती है जिनकी जांच करना बाकी है। ये जांच वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियों के द्वारा की जाती है। सभी सामाजिक विज्ञानों में अनेक ऐसी जानकारियां तथा तथ्य हैं जिनको एकत्र करने तथा अध्ययन करने की प्रविधियां उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना का निर्माण तो कर लिया जाता है परंतु तथ्य संकलन की प्रविधि या पद्धति के अभाव में इनकी जांच संभव नहीं हो पाती। ऐसी प्राकल्पना उस दिन व्यवहारिक हो जाती है जिस दिन उनकी जांच से संबंधित तथ्य एकत्रित करने की प्रविधि का निर्माण हो जाता है। इस असुविधा से बचने के लिए गुडेमहार्ट का कहना है कि अध्ययनकर्ता को प्राकल्पना का निर्माण करते समय अध्ययन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट आता है, ये जो उपकल्पना है वो सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। प्राकल्पना सिद्धांत के समूह से संबंधित होनी चाहिए। उपयोगी प्राकल्पना की इस विशेषता पर प्राय नए विद्यार्थी ध्यान नहीं देते। वे लोग प्राकल्पना के चुनाव के स्थान पर रुचि के विषय या सामग्री को चुन लेते हैं। इस बात का पता नहीं लगाते कि अनुसंधान वास्तव में सामाजिक
जो संबंधों से संबंधित विद्यमान सिद्धांतों की जांच करने, समर्थन करने अथवा संशोधन करने में सहायता करेंगे अथवा नहीं। अब इसका 6 पॉइंट आता है सरल। जो प्राकल्पना होती है वो सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, वो सबको समझ आने योग्य होनी चाहिए। व्यवहारिक एवं उत्तम प्राकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को अनुसंधान में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्राकल्पना में जटिलता पैदा हो जाती है, परीक्षण करने में कठिनाई आती है। आपका यह भी कहना है, हमारा यह भी कहना है कि प्राकल्पना अत्यंत सरल भी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं प्राकल्पना के स्रोत। प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए गए हैं। पहला है सामान्य संस्कृति, दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है सादृश्यताएं, चौथा है व्यक्तिगत अनुभव। अब सामान्य संस्कृति है, उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। सामान्य संस्कृति को हम 3 भागों में बांटते हैं: सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन। सामान्य संस्कृति, गुडेम हार्ट ने लिखा है, जिस सामान्य संस्कृति में विज्ञान का विकास होता है वह अनेक भौतिक प्राकल्पनाएं प्रदान करता है। पश्चिम में समाजों में विज्ञान का विकास कोई घटना नहीं है, बल्कि यह वहाँ की संस्कृति का प्रभाव है। संस्कृति में 3 स्रोत बताए गए हैं। इसके अंदर सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक मूल्य के अंदर प्रत्येक समाज की विशेष संस्कृति होती है। लोक विश्वास के अंदर, लोक विश्वास है उसके अंदर पश्चिम के समाजों में यह मान्यता थी कि मानव व्यवहार का प्रमुख निर्णायक प्रजाति है। यह धारणा संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में विद्यमान थी। इन क्षेत्रों में समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार के लोक विश्वासों को तथ्य के रूप में मान्यता नहीं दी तथा उनको अनुसंधान तथा परीक्षण करना उचित समझा। इसको प्राकल्पना के द्वारा परीक्षण करके देखा तो ये लोक विश्वास गलत निकले। अब आता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे तो पता चलता है कि इसके कारण समाज में नई नई समस्याएं एवं कारक आ जाते हैं। पुराने सिद्धांत एवं पूर्व अनुमान नई परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं होते। पुराने सिद्धांत, निष्कर्ष, अवधारणाएं अप्रचलित एवं गतिविधियां हैं जो अप्रचलित हो जाती हैं और नई जो सिद्धांत हैं वो लागू हो जाते हैं। पुरानी चीज़ों को हम खंडित कर देते हैं। संस्कृति अनेक प्रकार से प्राकल्पना के स्रोतों का कार्य करती है। वैज्ञानिक का सामाजिकरण उसकी संस्कृति से होता है। वह अपनी संस्कृति की अनेक विशेषताओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित रहता है। अब बात करें वैज्ञानिक सिद्धांतों की, तो विज्ञान में अनेक प्राकल्पनाओं की उत्पत्ति होती है। आपके मत से तथ्य और सिद्धांत तथा विज्ञान और मूल्य आदि प्राकल्पनाओं के स्रोत हैं। सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि क्या क्या जानकारियाँ ज्ञात हैं और क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं। हम उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही आगे का अध्ययन करते हैं। सादृश्यताएं, प्रकृति का सामान्य अवलोकन अथवा दूसरे विज्ञान के संदर्भ परिधि प्राकल्पना का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। दूसरे विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं के निर्माण में करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र आदि में चार्ल्स डार्विन का उद्विकास सिद्धांत का प्रयोग प्राकल्पना के स्रोत के रूप में विस्तार से किया गया। इस स्रोत के उदाहरण अनेक मिलते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन, समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, कला आदि के विकासी सिद्धांत अन्य विज्ञानों के सिद्धांत को सादृश्यता के रूप में काम लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई और उनके अनेक उद्विकासी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। डार्विन ने जीवों का विकास सरल से जटिल, निश्चित चरणों और सीधी रेखा में बताया। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों ने समाज तथा उसकी अनेक संस्थाओं का विकास उसी प्रकार बताया। गुडेम हार्ट का कहना है कि सादृश्यताएं प्राकल्पनाओं की अच्छे स्रोत हैं।
अब बात करते हैं हम व्यक्तिगत अनुभव की। प्राकल्पनाएं विलक्षण स्वभाव या प्रकृति के व्यक्तियों के अनुभव के परिणाम भी होती हैं। न केवल संस्कृति, विज्ञान और सादृश्यता ही प्राकल्पनाओं के निर्माण को प्रभावित करती हैं, बल्कि विलक्षण स्वभाव का व्यक्ति जब इन कारणों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तब उसका भी प्राकल्पना के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक का व्यक्तिगत अनुभव भी प्रश्नों के प्रकार और उनके पूछने के स्वरूप में अपना योगदान देता है, जो आगे चलकर प्राकल्पनाओं के स्रोत बन जाते हैं। उपयुक्त व्यक्ति सही घटना, सही समय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करता है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्राकल्पना और वैज्ञानिक सिद्धांत बना देते हैं। जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत है। पेड़ से सेब को तो हमेशा गिरते हैं, लेकिन न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा और सोचा कि ओह, ये नीचे की तरफ कैसे गिर रहा है, और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत बना दिया। इसका 5वां पॉइंट आता है अनुसंधान एवं साहित्य। प्राकल्पना के निर्माण में अच्छे स्रोत कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नरजाति विकास और वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतनों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी है। विभिन्न लोगों के द्वारा किए गए अनुसंधान, सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं लेखों के आधार पर व्यवहारिक प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, और ये सभी उपयोगी भी हैं।